जिस हिजबुल्लाह ने पिछले 4 दशकों में 12,500 से ज्यादा लोगों को अपने आतंकवादी हमलों में बेरहमी से मार डाला, आज उसी हिजबुल्लाह के चीफ ने लेबनान की राजधानी बेरूत में इतनी बड़ी रैली का आयोजन किया कि इसमें न सिर्फ 10,000 से ज्यादा लोग वहां पर शामिल हुए, बल्कि दुनिया भर के मीडिया संस्थानों ने, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने इस रैली का आज शाम को लाइव टेलीकास्ट किया। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह जब इस रैली में भाषण दे रहा था, तब अकेले यूट्यूब पर ही अलग अलग चैनल्स के माध्यम से 12 लाख से ज्यादा लोग उसके इस भाषण को लाइव देख रहे थे। और इससे आप समझ सकते हैं कि इस आतंकवादी ने आज जब रैली की तो उसकी इस रैली को दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से भी ज्यादा सोशल मीडिया पर देखा गया। यानी जो इस रैली की व्यूअरशिप है, ये बड़े बड़े नेताओं की व्यूअरशिप से ज्यादा व्यूअरशिप है। इससे आपको पता चलेगा कि आतंकवाद अब एक नए युग में प्रवेश कर गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आतंकवादी ने हिजबुल्लाह की रैली में आज क्या कहा? इसने कहा कि हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को जिस तरह से इजराइल पर हमला किया है, यह हमला एक बहुत बड़ी उपलब्धि था। तो पहली बात तो यह समझ लीजिए, दुनिया भर के लोगों ने उस हमले की आलोचना की थी, क्योंकि वो आतंकवादी हमला था जिसमें 1,500 इजराइल के नागरिक मारे गए थे। लेकिन नसरल्लाह कहता है कि यह हमला एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और यह हमला पूरी तरह से हमास के आतंकवादियों का था। यानी नसरल्लाह ने बाकी सभी आतंकवादी संगठनों को और ईरान को क्लीन चिट दी, अपने आप को भी क्लीन चिट दी, और उसने कहा कि यह जो आतंकवादी हमला हुआ था, यह हमास के आतंकवादियों ने ही किया था और इसमें और किसी ने उसका साथ नहीं दिया है, ना हिजबुल्लाह ने दिया है, ना किसी और ने दिया है। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमारा इस हमले में कोई हाथ नहीं है और ये जो हमला हुआ है, ये हमास के आतंकवादियों ने, इसकी जो पूरी प्लानिंग थी, योजना थी, उसे बहुत ही गुप्त रखा और बाहरी किसी भी ताकत को इसके बारे में पता ही नहीं था। उसने ये भी कहा कि इजराइल से लड़ते हुए हमास के जो आतंकवादी मारे गए हैं, वो उन सभी आतंकवादियों को शहीद मानता है। और हिजबुल्लाह के इस चीफ ने इजराइल को धमकी दी है और कहा है कि इजराइल को बिना समय गंवाए गाजा से अपनी सेना को वापस बुला लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात उसने ये कही कि गाजा में युद्ध लड़ा जा रहा है, वो युद्ध नहीं है, वो धर्म युद्ध है। अब आप याद कीजिए, पहले दिन से हम आपको ये बात बता रहे हैं कि इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, ये एक धर्म युद्ध है, ये जमीन के लिए और पैसे के लिए नहीं है। और आज नसरल्लाह ने साफ साफ दुनिया को यह बता दिया, यह युद्ध धर्म के नाम पर लड़ा जा रहा है, यह धर्म युद्ध है। पहले दिन से ही हम आपको यह बताते आ रहे हैं कि इन आतंकवादियों ने इजराइल के खिलाफ ये एक धर्म युद्ध छेड़ा है, जिसमें इस्लाम धर्म की लड़ाई यहूदी धर्म से है। आज नसरल्लाह ने और क्या क्या कहा, आप सुनिए। नसरल्लाह यह भी कहता है कि इजराइल की सेना बहुत ही कमजोर सेना है और वो ज्यादा दिन वैसे भी टिक नहीं पाएगी। अब देखिए, मैं आपको फिर से वो तस्वीरें दिखाता हूं, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां शामिल हुए। आज लेबनान में और पूरी दुनिया में बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने, बड़ी बड़ी मीडिया संस्थाओं ने इस भाषण का लाइव टेलीकास्ट किया। लेबनान में हर दुकान में, हर रेस्टोरेंट में, हर बार में, हर हुक्का बार में, जहां जहां भी कोई देख सकता था, सब ने टीवी पर इस भाषण का लाइव टेलीकास्ट देखा। और अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे नसरल्लाह एक बहुत बड़ा नेता है, बहुत लोकप्रिय नेता है, ये वहां की जनता का नायक है और आज वो पूरी दुनिया को अपनी शांति का संदेश दे रहा है। लेकिन याद कीजिए, एक जमाना था जब आतंकवादी दुनिया की नजरों से हमेशा छिपकर रहते थे, क्योंकि वो जानते थे अगर वो बाहर निकले तो किसी न किसी देश की सेना उन्हें उसी वक्त मार डालेगी। आतंकवादियों की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो बाहर निकल पाए, वो छिपकर हमला करते थे। उनकी छोटी सी गुरेला सेना हुआ करती थी, छोटे आतंकवादियों के छोटे छोटे गुट हुआ करते थे और वो विद्रोह करते थे या फिर मासूम लोगों की जान लेते थे और वहां से भाग जाते थे। आज दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण का नया रिकॉर्ड बना दिया और उत्तर भारत के कई राज्य अब एक गैस चेंबर में तब्दील हो चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि इस खतरनाक होते प्रदूषण के पीछे कोई कारण अचानक से आ गया है, कोई नया कारण है, बिल्कुल नहीं। इस प्रदूषण के पीछे सारे के सारे वही कारण हैं जिनके बारे में हम 10 साल से सुन रहे हैं।
लेकिन ना तो ये कारण बदले और ना ही दिल्ली और बाकी राज्यों की हवा आज तक बदली है। आज दिल्ली की हवा में जो प्रदूषण है उसमें अकेले 44% हिस्सा प्रदूषण की वजह जो है वो सिर्फ और सिर्फ पराली का धुआं है, यानी पराली के धुएं का जो शेयर है वो 44% है। 12% प्रदूषण की वजह है गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। और ये दोनों वो कारण हैं जिनके बारे में हमारी सरकारें पिछले कई वर्षों से कहती भी आ रही हैं और वो जानती भी हैं। इसलिए आज अगर आज भी इसकी वजह से दिल्ली की हवा इतनी जहरीली है तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 10 साल में प्रदूषण से आपको बचाने के लिए किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया। क्योंकि ये बात तो हम 10 साल से सुन रहे हैं, हम भी जानते हैं कि ये पराली की वजह से है, हम भी जानते हैं कि ये गाड़ियों और फैक्ट्रियों के धुएं की वजह से है, हम भी जानते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन का जो धूल मिट्टी आती है ये उसकी वजह से है। लेकिन अगर 10 साल पहले भी यही था और आज भी यही है, इसका मतलब सरकारों ने कुछ नहीं किया। आज से कुछ वर्ष पहले तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते थे कि पंजाब में किसानों द्वारा पराली जलाने की वजह से दिल्ली की हवा खराब होती है, इसलिए पंजाब में अगर उनकी पार्टी की सरकार आ गई तो दिल्ली की हवा से वो प्रदूषण को गायब कर देंगे। लेकिन आज पंजाब में भी उन्हीं की सरकार है और दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद अरविंद केजरीवाल ही हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली की हवा पहले के जैसी ही जहरीली बनी हुई है। आज हमने अरविंद केजरीवाल के कुछ पुराने बयान निकाले हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि केजरीवाल जी प्रदूषण को लेकर पहले क्या कहते थे और उन्होंने क्या कहा और फिर क्या किया। वो देख के ही पता चल रहा है कि ये पड़ोसी राज्यों से जो फसलें जल रही है उनका धुआं बहुत तेजी से दिल्ली के अंदर आ रहा है। पूरी दिल्ली जो है वो इस हवा से एक तरह से दम घोटू हवा है। इस बार सुनने में आ रहा है कि पिछले सालों के मुकाबले डबल इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये जलाने के। सारे जने मिलके खट्टर अंकल को और कैप्टन अंकल को चिट्ठी भी लिखना कि अंकल हमारी सेहत का मामला है, प्लीज आप अपने किसानों को मशीनें दीजिए। मशीनें आती हैं, वो मशीनें अगर किसानों को दे दो तो किसानों को फिर जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब दिल्ली के लोगों का क्या कसूर है? दिल्ली के लोग क्यों सफर करें? दिल्ली के लोगों ने मेहनत करके पूरे साल अपना पोल्यूशन कम किया है, लेकिन इस दौरान आसपास पंजाब से और हरियाणा से जो पराली का धुआं आ रहा है, तो मुझे बड़ा दुख है कि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर आदेश था। उस दिन सुप्रीम कोर्ट कितना नाराज हुआ, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे। हम जिम्मेदार हैं। आज पंजाब में अगर पराली जलेगी हम जिम्मेदार हैं। हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी को मानते हैं। केवल एक चीज मांग रहे हैं जनता से। अभी 6 महीने हुए हैं, समस्या बहुत बड़ी है, कई सालों से चल रही है। 1 साल और दे दो, अगली साल इसको ठीक करके दिखा देंगे। आज दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी गहरी चिंता जताई है और कहा है कि इस प्रदूषण के लिए दिल्ली की सरकार ही जिम्मेदार है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार इस मामले में अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का कारण वो डीजल बसें हैं जो बाहर से आ रही हैं, जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आ रही हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं। ईडी ने एक प्रेस रिलीज जारी करके यह बताया है कि उसने छत्तीसगढ़ के भिलाई से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसका नाम है असीम दास। इस व्यक्ति के पास से ईडी को 5 करोड़ 39 लाख रुपए कैश में बरामद हुए और उसने ईडी को पूछताछ में बताया कि यह सारा पैसा वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनावों के लिए देने वाला था, जो छत्तीसगढ़ के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए ये इस्तेमाल करने वाले थे। जहां इसी महीने आप जानते हैं 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होनी है और ये पैसा चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए भेजा जा रहा था। इससे भी बड़ा आरोप यह है कि यह पैसा महादेव ऐप के प्रमोटर्स यूएई से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को छत्तीसगढ़ के चुनावों के लिए भेज रहे थे और अब तक 508 करोड़ रुपए महादेव ऐप के मालिकों ने छत्तीसगढ़ में वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिए हैं। यह बहुत बड़ा आरोप है कि महादेव ऐप, आप जानते हैं हमने कई बार पहले दिन ही महादेव ऐप के बारे में आपको बताना शुरू किया था कि कैसे उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है और कैसे ये एक जूस वाला आदमी था जो एक जमाने में छत्तीसगढ़ में जूस का छोटा सा काउंटर लगाता था और आज वो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का मालिक है क्योंकि उसके पास ये बैटिंग ऐप है। महादेव ऐप वही बैटिंग ऐप है जिसके प्रमोटर सौरभ चंद्राकर पर हजारों करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और ये सौरभ चंद्राकर
छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर का रहने वाला है और पहले वहां ये एक जूस की छोटी सी दुकान चलाता था। बाद में इसने गैर कानूनी तरीके से एक गैर कानूनी बैटिंग ऐप का बिजनेस शुरू किया और ये भिलाई से फिर दुबई चला गया और वहां से अब ये इस बैटिंग ऐप का बिजनेस कर रहा है, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए कमा रहा है। इसकी पार्टीज में बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स दिखाई देते हैं, बॉलीवुड के बड़े बड़े गायक और फिल्म स्टार्स वहां नाचने के लिए आते हैं। इसकी शादी में भी बॉलीवुड की तरफ से बहुत सारे लोग गए थे पैसा लेकर, यानी बड़ा आदमी है। और इसके दो ही शौक हैं, एक बॉलीवुड के बड़े बड़े हीरो हीरोइंस को अपने यहां बुलाना और उनका डांस करवाना, और दूसरा छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े नेताओं से दोस्ती करना। ईडी के मुताबिक महादेव ऐप के प्रमोटर्स छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी की मदद कर रहे थे और इन प्रमोटर्स से भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं। ईडी ने भूपेश बघेल पर यह आरोप असीम दास नाम के इस आदमी के बयान के आधार पर लगाए हैं और ईडी की प्रेस रिलीज की कॉपी आज मैं भी लेकर आया हूं और इसमें क्या लिखा है आपको मैं बता देता हूं। तो इसमें कहते हैं कि ईडी रिसीव्ड इंटेलिजेंस इनपुट दैट ए लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इज बीइंग मूव्ड इन छत्तीसगढ़ बाय द प्रोमोटर्स ऑफ महादेव ऐप इन रिलेशन टू असेंबली इलेक्शंस। ईडी कंडक्टेड सर्चेज एट होटल ट्राइटॉन and another location in Bhilai and successfully intercepted a cash courier, Mr. Asim Das, who was sent from UAE especially to deliver large amount of cash for electioneering expenses of the ruling Congress party. सांपों का ये जहर क्यों काम आता है? ये काम आता है नशा करने के लिए। अभी उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस 3 राज्यों में एल्विश यादव की तलाश कर रही है क्योंकि एल्विश यादव फरार है और उनके खिलाफ नोएडा में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एफआईआर की कॉपी इस समय मेरे पास है। यह एफआईआर नोएडा में होने वाली उस रेव पार्टी से जुड़ी है जहां रेड के दौरान पुलिस ने 8 जिंदा सांप बरामद किए, जिनमें 5 कोबरा सांप थे और 1 रैटल स्नेक था, यानी कोबरा और रैटल स्नेक। इसके अलावा इस कार्रवाई में पुलिस ने 1 अजगर और कोबरा सांप का 20 मिलीलीटर जहर भी बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि यह सांप और उनका जहर इस रेव पार्टी में नशे के तौर पर इस्तेमाल होने वाला था, जिसके लिए उसने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और इस मामले में मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव को भी इस एफआईआर में आरोपी बनाया गया है। हालांकि अभी बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि इस मामले में एल्विश यादव की क्या भूमिका है, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। एल्विश यादव खुद भी एक वीडियो जारी करके कह चुके हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है और उनका इस मामले में कोई हाथ नहीं है। लेकिन पूरा मामला क्या है पहले यह समझ लीजिए। असल में यह पूरा मामला जानवरों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक एनजीओ से जुड़ा है जिसका नाम है पीपल फॉर एनिमल्स, PFA। और यह एनजीओ किसका है? यह एनजीओ है बीजेपी की सांसद और पूर्व मंत्री मेनका गांधी का एनजीओ, जिसने नोएडा पुलिस को इस रेव पार्टी के बारे में सूचना देते हुए यह बताया कि इस पार्टी में जिंदा सांप और उनके जहर को नशे के इस्तेमाल के लिए लाया गया है और बेचा गया है। इस एनजीओ का आरोप है कि उसे कुछ दिन पहले यह खबर मिली कि एल्विश यादव रेव पार्टीज में नशे के लिए जिंदा सांपों और उनके जहर की सप्लाई करते हैं। इस सूचना पर इस एनजीओ के कर्मचारी ने एल्विश यादव से संपर्क किया एक आम आदमी बनकर और यह कहते हुए कि हमें एक पार्टी करनी है और नोएडा में पार्टी कराने और सांपों और उनके जहर का इस्तेमाल करने के लिए इस आदमी ने एल्विश यादव को कहा। इस पर एल्विश यादव ने कथित तौर पर अपने एजेंट का नाम उसे बताया और उसका मोबाइल नंबर भी दे दिया और कहा कि इससे मेरा नाम लेकर आप बात कर लीजिए, आपको सांप भी मिल जाएंगे और सांप का जहर भी मिल जाएगा। इसके बाद जब इस एनजीओ ने उस व्यक्ति से एल्विश यादव का नाम लेकर बात की तो वो व्यक्ति, वो लड़का पार्टी में आने के लिए और सारा इंतजाम करने के लिए तैयार हो गया और उसने कहा कि आप जहां कहें मैं सांप लेकर और जहर लेकर आ जाऊंगा। और तब नोएडा के एक बैंक्वेट हॉल की एक जगह पार्टी के लिए तय की गई कि यहां पार्टी करेंगे और उस व्यक्ति को वहां बुलाया गया। यह सारा एक जाल था, ट्रैप था। जब सारा यह ट्रैप जाल बिछा दिया गया तब इसकी जानकारी नोएडा के वन विभाग और फिर उत्तर प्रदेश पुलिस को दी गई और जैसे ही सांपों के तस्कर सांपों और उनके जहर के साथ इस बैंक्वेट हॉल में पहुंचे तो पुलिस पहले से इंतजार कर रही थी
और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। यानी मेनका गांधी के एनजीओ का आरोप है कि एल्विश यादव ने ही इस पार्टी के लिए ये सारे सांप वहां पर भिजवाए थे, अरेंज किए थे, जिसकी वजह से नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को इस केस में आरोपी बना लिया। हालांकि खुद एल्विश यादव ने इन आरोपों को गलत बताया है। आज उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया। हालांकि खुद वो कहां है किसी को नहीं पता, खुद वो अभी फरार हैं।